नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आइए यूपीएसआई के चैंपियंस आपकी अगली क्लास टॉपिक वाइज लेकर के मैं आया हूं। आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है उससे आपको मैं बहुत अच्छे से अवगत करा देता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है टॉपिक वाइज। आज हम इसमें गुप्ता एम्पायर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हमारा जो लेक्चर है वो जो है 6th लेक्चर है हमारा इस सीरीज में। तो चलिए गुप्ता एम्पायर को हम जो है कवर करते हैं। चलो तो शुरुआत हमेशा की तरह एक छोटे से क्वेश्चन से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। मौर्योत्तर काल में एक कुषाण वंश जो है आया हुआ था। ये बेसिकली जो कुषाण वंश था उसमें जो राजा थे उनके यहाँ ये एक सामंत था। तो ये जो है कौन था? एक सामंत था, एक सामंत था। तो इन्होंने ही जो है अपने नाम से गुप्त वंश की जो है स्थापना कर दी और हमारे यहाँ एक नया गुप्त काल जो है स्टार्ट हो गया। चलिए, वेरी गुड। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? इससे पहली वाली क्लास आपने देख ली होगी। मैंने आपको जो है बताया था कि गुप्त काल में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के हैं। तो सोने के सिक्कों के बारे में 3 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने चलाए, सबसे शुद्ध कनिष्क ने चलाए या कुषाण वंश के राजा ने चलाए और सबसे ज्यादा गुप्त शासकों ने चलाए। तो चांदी के सिक्के को यहाँ पर जो है रूपक जो है कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रूपक कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता जो है तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ठीक है, तो जो है रूपक जो है कहलाते थे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध एक गणितज्ञ थे। ये गुप्त काल में ही जो है पाए गए हैं। इन्होंने जो है शून्य की खोज की, इन्होंने दशमलव की खोज की, इन्होंने पाई का मान दिया, इन्होंने ग्रहण की जानकारी दी कि हाँ कुछ ग्रहण जो है होते हैं। इनकी किताब जो है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, और इनकी किताब का नाम सूर्य सिद्धांत का है। सूर्य सिद्धांत का है। चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये एक गुप्त वंश का राजा था जो कि हम पढ़ रहे हैं। इसे विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके दरबार में नवरत्न भी रहते थे, जिसमें सबसे बड़े हमारे नवरत्नों में नवरत्न कालिदास जी थे। तो उसी समय जो है ये चीनी यात्री फायान आया था। इसकी बुक का नाम है, इसकी बुक का नाम है वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी विश्व, एक इसकी बुक है। चलो, तो ये जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। विक्रमादित्य ने ही दिल्ली में आयरन पिलर या मेहरौली स्तंभ लेख जो है बनाया था। ये कहा जाता है कि फायान चाइना से जो आया हुआ था, जैसे लिखा हुआ है कि चीन, तो चीन के वुहान, वुहान जो है शहर में इसका जन्म हुआ था। और कोरोना की वजह से चीन का जो वुहान शहर है वो काफी प्रसिद्ध जो है रहा था। चलो आगे चलते हैं। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। और चीन में भी वुहान जो है एक जगह है, वहां का जो है निवासी था फायान। निम्नलिखित राजाओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? कालक्रम सही देखते हैं कौन सा सही है। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फिर समुद्रगुप्त। सही तो ये भी है, ठीक है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, ये ज्यादा सही है क्योंकि इसमें आगे कुमारगुप्त भी जुड़ा हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त ये गलत है, उल्टा है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये गलत है क्योंकि स्कंदगुप्त सबसे लास्ट में। तो सही है। तो गुप्त राजाओं का ये जो क्रम है
आपको पता होना चाहिए गुप्त राजाओं का क्रम। मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों को। श्री गुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, न चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, इसी को कहते हैं विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये जो है यहाँ के कुछ फेमस जो है राजा हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग हमारे भारत में गुप्त काल को जो है कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल, गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का क्लासिकल काल भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन किसी का समय जो है बीता है, तो उसे स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। कालिदास के बारे में अभी हमने बताया था, कालिदास कहाँ कैसे रहते थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में जो है रहते थे। तो हर्षवंश शासन काल में नाटककार थे? नहीं, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। देखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, गुप्त काल के कवि थे, ये ज्यादा सही है, गुप्त काल में कवि थे। तो खगोल शास्त्री तो खैर नहीं थे, खगोल शास्त्री जो है वराहमिहिर थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री रहे हैं, कवि थे। इन्हें जो है भारत का शेक्सपियर जो है कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी। जैसे एक किताब का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक किताब का नाम है विक्रमो वंशियम, एक किताब का नाम है कुमार संभवम, एक किताब का नाम है इनकी का माल विकाग्नि मित्रम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कभी आपके एग्जाम में कि सबसे पहली किताब कौन सी है, तो कालिदास जी की सबसे पहली किताब जो लिखी गई है वो माल विकाग्नि मित्रम है। ठीक, कालिदास किससे संबंधित है? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे और ये नवरत्नों में शामिल थे। 9 लोग रहते थे, जिसमें कालिदास हमारे जो है मुख्य हैं। किस गुप्त शासक ने शांतिप्रिय वैदेशिक संबंध स्थापित किए? कुमारगुप्त इसका सही आंसर है। लगभग 40 साल तक जो है इसने शासन किया था और बहुत ही शांति प्रिय और वैदिक संबंध जो है इसने स्थापित किए थे। कुमारगुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। कौन सा वंश का क्रम जो है उसको सजा लेते हैं? मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश। हमें तो यही सही लग रहा है, और देख लेते हैं। शुंग वंश, मौर्य वंश, ये उल्टा पुल्टा है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये उल्टा पुल्टा है। गुप्त और मौर्य ये भी उल्टा पुल्टा है। ठीक है, कुषाण और शुंग, तो मौर्य के बाद गुप्त तो ठीक है, लेकिन फिर कुषाण आ गए, इसलिए जो है ये उल्टा पुल्टा है। पहला पॉइंट सही है, पहले मौर्य वंश, मौर्य के बाद पुष्य शुंग का शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, और अंत में जो है विदेशी और फिर ये देशी। किस गुप्त सम्राट ने आक्रमणकारी हुड़ों से अपने साम्राज्य की जो है सुरक्षा करी थी? तो इसका नाम है स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को वैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और स्कंदगुप्त ने अपने राज्य को जो है हुड़ों से बचाया था। हालांकि जो है स्कंदगुप्त ने कई बार जो है हुड़ों को पराजित भी किया, देश में घुसने नहीं दिया, लेकिन अंत में जो है हुड़ स्कंदगुप्त के मरने के बाद में सफल हुए और वो जो है भारत में तबाही मचाने में या भारत को परेशान करने में जो है सफल रहे। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? किस चीज के परिणाम स्वरूप? चालुक्यों के छापों से, ग्रीक के आक्रमण से, हुड़ आक्रमण से। तो ये क्वेश्चन जो आता है
कि गुप्तकाल के पतन का क्या कारण जो है रहा है, तो गुप्तकाल के पतन का एक प्रमुख कारण ये रहा है कि इन्होंने जो है हूणों के आक्रमण से अपने आप को जो है बचा नहीं पाए। जैसा कि अभी पिछले वाला जो प्रश्न था, बचा तो लिया था, लेकिन स्कंदगुप्त के मरने के बाद में जो और लोग जो आए वो जो है अपने आप को जो है इससे बचा नहीं पाए। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि जो है दी गई थी। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि हमारे भारत के 14 राजाओं ने प्राप्त करी थी। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतिम राजा कौन सा था, तो अंतिम राजा जो है हेमू विक्रमादित्य था। बड़ा खतरनाक प्रश्न है, आगे आएगा ये। हेमू विक्रमादित्य, तो हेमू विक्रमादित्य जो है अंतिम राजा है जिसने जो है इस उपाधि को धारण जो है किया था। चंद्रगुप्त ये प्रथम मान लेते हैं, तो इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है। इसे भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि। भारत का नेपोलियन जिसकी चर्चा कर रहे थे वही हो गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्योंकि इसने कभी हार नहीं खाई थी, कभी हारा नहीं था। तो जब इसने अपने भारत में विस्तार जब किया तो आर्यावर्त, जैसे भारत है हमारा और भारत के उत्तरी क्षेत्र को जो है आर्यावर्त कहते हैं और दक्षिणी क्षेत्र को जो है दक्षिणावर्त कहते हैं, फिर सीमावर्ती राज्य, तो कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। इसने जो है आर्यावर्त के राजाओं को जो है पराजित किया, इसने दक्षिणावर्त के राजाओं को पराजित किया, अपने सीमावर्ती राजाओं को जो है पराजित करके भारत में एक अच्छा शक्तिशाली जो है साम्राज्य जो है स्थापित किया। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन ये भी आता है कि कहा किसने था, तो एक अंग्रेज का नाम याद रख लेना है, V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़े और पढ़ते ही जो है हमें आंसर मिल जाए, तो इस प्रकार की नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे DS एजुकेशन हब पर बैच ज्वाइन कर लें। वहाँ पे सब चीज़ें इसी प्रकार के शिद्दत के साथ आपको पढ़ाई गई हैं। कुतुब मीनार के पास लोहे का स्तंभ 2-3 बार बता चुका हूं मैं, किसने जो है बनवाया था, तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। जो कुतुब मीनार के पास में जो लोहे का स्तंभ जो आज भी बना हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे बिल्कुल एक शब्द लिखा हुआ चंद्र, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो है हमें याद दिलाता है। ये लोहे का स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, चलो। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे, खगोल विद्य थे, और इनकी किताब का नाम जो है पंच सिद्धांतिका है। पंच सिद्धांतिका जो है जो खगोल शास्त्र के ऊपर जो है लिखी गई है, बहुत ही फेमस किताब है वराहमिहिर की, और ये जो है नवरत्नों में जो है शामिल थे। ये जो है नवरत्नों में शामिल थे। भगवान शिव के 18 अवतारों में से किसे गिना जाता है? लकुलिश को गिना जाता है, भैरव को गिना जाता है। तो भगवान शिव के 18 अवतारों में से लकुलिश को जो है गिना जाता है। लकुलिश शैव धर्म में पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। ये जो है आपको याद रखना है, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे लकुलिश। तो लकुलिश शैव धर्म में पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। लकुलिश को भगवान शिव के 18 रूपों में शामिल किया जाता है। पाशुपत संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन जो है संप्रदाय है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा संप्रदाय है, तो सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है यही है। चलो, तो ये जो है हमारे कुछ क्वेश्चन है, जो है एक चैप्टर जो है बीच में छोटा सा 3-4 क्वेश्चन थे उसमें छूटा हुआ है। उसका नाम है महाजनपद। तो महाजनपद के 4-5 क्वेश्चन है, हम जो है यही कर लेते हैं। ठीक है, तो महाजनपद के कुछ क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन है हमारे पास आपको देने के लिए, आपके एग्जाम से संबंधित। अगर हमें मिल जाते हैं तो हम जो है उनको यहीं कर जो है कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? मौर्य, मौर्य से पहले जो है, अच्छा वो तो दूसरे वाले में जो है रह गया।
चलो, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों गुप्त काल के कुछ अच्छे अच्छे जो है गुप्त काल का एक बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक था। अब हम गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल पर जो है चलते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि एक चैप्टर की एक ही क्लास लेंगे और अब हम जो है गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। और गुप्तोत्तर काल में हमें बहुत अच्छे जो है राज्य जो है मिलने वाले हैं। एक बार और चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पीडीएफ देखने में कन्फ्यूजन हो गया हो। तो ये मौर्योत्तर काल से हमने जो है ये स्टार्ट किया है, इसलिए इसमें है नहीं। चलो, मैं एक सेकंड के लिए आपका जो कैमरा है उसको ऑफ कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए वीडियो कैप्चर, ठीक है। और मैं पीछे जाके देखता हूं कि क्या वो पीडीएफ हमारे पास हमारे स्टोर में अवेलेबल है। अगर वो पीडीएफ हमारे पास में स्टोर में अवेलेबल होगी तो हमारे पास में अभी कुछ थोड़ा सा समय है, उसमें हम जो है महाजनपद के कुछ क्वेश्चन जो है छोटे से ही टॉपिक में है, उनको जो है मैं आपको कराने की जो है कोशिश करूंगा। चलिए, अब मैं आपको जो है दिखा देता हूं और शायद हो सकता है कि हमें महाजनपद के कुछ क्वेश्चन जो है मिल जाएं। तो हमारा कर्सर कहाँ है? अच्छा, तो ये तो जो है हाँ, इसी में जो है चलो, महाजनपद के कुछ 5-6 क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको जो है हम जो है कर लेते हैं। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? पहला प्रश्न है आप लोगों से। तो ये महाजनपद के प्रश्न हैं, अभी तक हमने किए नहीं थे, इनको जो है कर लेते हैं, गुप्त वंश में जोड़ करके कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ कैसे है। तो चलो, पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में महाजनपद किसकी राजधानी थी? तो प्राचीन काल में महाजनपद अवंती की जो है राजधानी थी। जो अवंती है वो मालवा क्षेत्र में स्थित था, ठीक है। और इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैन और एक महिष्मती। एक उज्जैन और एक महिष्मती जो है दो इसकी राजधानी थी। दूसरा प्रश्न है छोटा सा, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और पटना की स्थापना हर्यक वंश के राजा बृहद्रथ ने हर्यक वंश के राजा हर्यक उदयन ने जो है करी थी। हर्यक वंश के राजा उदयन ने जो है करी थी। बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों ही जो है बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। इसमें जो पहले जो नाम आएगा वो बिम्बिसार का आएगा, क्योंकि बिम्बिसार जो है इसका फादर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, राजगृह निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगृह मगध की राजधानी थी। मगध की कई राजधानियां जो है रही हैं, जैसे एक सबसे इसका पुराना नाम था गिरिव्रज। गिरिव्रज के बाद में फिर वही रहा जो पूछा गया है, राजगृह। राजगृह के बाद में फिर इसका एक राजधानी चेंज हुई, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद में फिर शिशुनाग आया, शिशुनाग ने जो है इसको वैशाली ट्रांसफर कर दी। फिर कालाशोक आया, कालाशोक ने फिर दोबारा से जो है इसको पाटलिपुत्र जो है राजधानी ट्रांसफर कर दी। इस प्रकार से मगध की राजधानी इतिहास में बदलती रही है, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, फिर पाटलिपुत्र रही है, और यही पाटलिपुत्र पटना जाना जाता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, वैसे दो हैं, इसमें दोनों ही जो है दिए हुए हैं। हमें जो है ये ध्यान रखना है कि जो है पहले अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, और जैन धर्म का जो है एक ग्रंथ है उसको भी याद कर लो, पूछा जाता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये 3 किताबें हैं। ये 2 किताबें बौद्ध धर्म से, ये एक किताब जो है जैन धर्म से पूछी जाती है, इसलिए जो है इसको याद कर लो।
शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जैसा कि मैंने पाटलिपुत्र से वैशाली, तो शिशुनाग ने, अभी मैंने आपको दिखाया था पाटलिपुत्र से वैशाली, तो पाटलिपुत्र से वैशाली जो है शिशुनाग जो है लेकर के आया था, जो क्वेश्चन पूछा गया है जो यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ फिर इसका जो बेटा है कालाशोक, वो जो है लेकर के चला गया था, फिर जो है इतिहास में पाटलिपुत्र में ही जो है रही। ऐसे में एरो भी लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र से वैशाली जो है ये लेकर के आया था। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किया गया और उसने काकवड़ के नाम से जाना जाता है? तो जो राजा जिसका नाम जो है यहाँ पर लेने की कोशिश की जा रही है उसका शिशुनाग वंश का जो है राजा कालाशोक है। इसी को जो है ये काकवर्ण जो है कहते हैं, इसको काकवर्ण भी कहते हैं। और एके के नाम से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वही कालाशोक है जिसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जैसा कि आपके प्रश्न में आपसे पूछा भी जा रहा है। हर्यक वंश के किस शासक को कुणक कहा जाता है? हर्यक वंश के अजातशत्रु जो शासक है उसे जो है कुणक कहा जाता है, और इसे अपने पिता का पितृहंता भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करी थी, ऐसी जानकारी जो है मिलती है। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय में राजगृह उसकी राजधानी थी। उसने गिरिव्रज को राजगृह का रूप जो है दे दिया था। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंबिसार के बाद में उसका पुत्र अजातशत्रु, जिसे अभी आपने काकवर्ण के नाम से जो है जाना था कि हाँ इसको काकवर्ण कहा जाता है, तो बिंबिसार के बाद में उसका बेटा अजातशत्रु जो है हुआ। पाटलिपुत्र किस नदियों के संगम पर स्थित है? अगर हम ये मगध की राजधानी की बात करते हैं और एक भारत का मैप बना करके देखने की कोशिश करते हैं तो गंगा और सोन दो नदियों का संगम है। इन दो नदियों के संगम पर ही है गंगा और सोन, गंगा और सोन नदी के किनारे ही है जो है पाटलिपुत्र। चलो, तो ये जो है कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे 10-11 जो कि हो गए। अब हमने जो है इसमें गुप्त वंश और जो है हमने उसको कवर कर लिया। अब हम जो है गुप्तोत्तर काल पर जो है आएंगे, चलो अगली क्लास में जो है गुप्तोत्तर काल में आते हैं।